ओ साहिब जनता का वोट चुराना माफ करने के काबिल नहीं है। मोदी जी का बड़ा बड़ा सा पोस्टर और बैनर लगा होता था, आस्था के नाम पे वोट दें, धर्म के नाम पे वोट दें। तो चुनाव आयोग को तो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जब चुनाव आया तो गंगा मैया को मैंने साफ किया है, वोट दे दो। मुस्लिमों के लिए तो ये सरकार जो है एकदम काल बन करके आई है। और मोदी जी अपने भाषणों में मंगलसूत्र, मुजरा, मुसलमान, मछली, मटन, इससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और फिर बाद में कहते हैं हम लोकतांत्रिक हैं, हम बहुत जो है देश में लोकतांत्रिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हिंदू धर्म को खतरा है और हिंदू धर्म को खतरा बीजेपी से है। प्रयागराज में बच्चे नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इससे ज़्यादा और अच्छे दिन क्या होंगे? अच्छे दिन तो आ ही गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। लोकगीत और राजनीति का रिश्ता बहुत पुराना और गहरा माना जाता है। माना ये भी जाता है कि जब जब सत्ता बेलगाम होती है तो लोकगीत के माध्यम से लोक गायिका अपने शब्दों के ज़रिए सत्ता को आईना दिखाने का काम करते हैं। और ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ हैं जो अपने यूपी में काबा गीत से फेमस हुई, लोकप्रियता पाई और उसके बाद एक सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सत्ता के विरोध में जनता की आवाज़ बनने का काम कर रहे हैं। नेहा सिंह राठौर परिचय की मोहताज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, अपने बेहद कीमती समय में से कुछ समय जब हमारी ऑडियंस आपको सुनना चाहती है, देखना चाहती है। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। थैंक यू सो मच। और 4 PM देख रहे सारे दर्शकों को भी नेहा सिंह राठौर की तरफ से ढेर सारा प्रणाम। कैसे मानी रहुआ लोग? तो मैम शुरुआत इसी से करती हैं क्योंकि आप लोक गायिका हैं। ये माना जाता है कि लोक गीत और जो राजनीति होती है उसका रिश्ता बेहद गहरा है। हाँ। विरोध और आलोचना, मौजूदा सियासत को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई साहब पता नहीं, मैं आए दिन कुछ न कुछ क्रिएट भी करती रहती हूँ। और मौजूदा सरकार को लेकर के तो मुझे लगता है कि हम सभी त्रस्त ही हैं। जैसे अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरे ऊपर MP में FIR अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मैंने यूपी में काबा गाया तो मुझे नोटिस मिला और मेरे पति की नौकरी छीन ली गई। तो क्या किया जाएगा? ये जो तानाशाही चल रही है इसके खिलाफ किसी न किसी को तो क्या ही सब पता नहीं बिना रीढ़ पूछ वाले लोग हो गए हैं। इनफैक्ट मैं मीडिया की भी अगर मैं बात करूं तो वो चीज़ नहीं देखने मिलती। ऐसा लगता है जैसे एक लाइन से सभी चरण वंदना करने निकले हुए हैं। और एक गायिका होने के नाते मुझे ये लगता है, भोजपुरी में मैं गीत लिखती हूँ और गाती हूँ, तो मुझे लगता है कि कम से कम मेरी ये तो जिम्मेदारी है। जिस वक्त लहंगा चोली किया जा रहा है, आपने भोजपुरी अगर समझती होंगी, आप तो दिल्ली से हैं, आपने बताया, भोजपुरी अगर आप समझेंगी तो आपको ये लगेगा कि बाप भाई के सामने, परिवार के सामने वो गाना नहीं सुन सकते हैं आप। तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से, फटाफट खोल के दिखाओ। भोजपुरी को अश्लीलता का पर्याय बना दिया है लोगों ने। तो उस वक्त पे लगता है कि नहीं महाराज, ये बताना जरूरी है कि हमारी भोजपुरी जो है वो प्रतिरोध का स्वर है। हमारी भोजपुरी में एक रीढ़ है, वो डरती नहीं है, वो निडर भाषा है। वो आँख में आँख डाल कर, सत्ता के आँख में आँख डाल करके सवाल करती है। तो मैं अपना काम कर रही हूँ। हालांकि उसका बड़ा खामियाजा भी मुझे भुगतना पड़ता है। आए दिन अगर आप मेरे ट्विटर, जो कि अभी X है, उसको खोल लीजिए, कमेंट उसका सेक्शन एक से बढ़ के एक भद्दी गालियाँ मेरे बारे में देते रहते हैं लोग। लेकिन कोई नहीं, मेरा जो काम है वो तो मैं करूँगी। हम चर्चा की शुरुआत और आगे ले जाए उससे पहले, क्योंकि आप लोक गायिका है और अपने गीतों के माध्यम से ही हर दिल अजीज भी बनती जा रही है। शुरुआत में क्या गुनगुनाना चाहेंगी आप? शुरुआत में मैं ये गुनगुनाना चाहूँगी, अभी जो है महाराष्ट्र में रिज़ल्ट आया है, हरियाणा में रिज़ल्ट आया है। मैं एक लाइन गुनगुनाना चाहूँगी। पता नहीं मुझे सर्दी जुकाम भी हुआ, मैं कैसा गाऊँगी। उस साहिब सत्ता को ज़रूर आप एक संकेत दे देंगी बड़ा। हाँ, उस साहिब जनता का वोट चुराना माफ करने के काबिल नहीं है। EVM का जो आया जमाना आजमाने के काबिल नहीं है। एक लाइन हो, मैंने माना कि MP तुम जीते, छत्तीसगढ़ भी जीते सुभीते। हो मैंने माना कि MP तुम जीते, छत्तीसगढ़ भी जीते सुभीते। बाकी हरियाणा यूं जीत जाना,
ये पचाने के काबिल नहीं है, साहिब जनता का वोट चुराना माफ़ करने के काबिल नहीं है। जी, अब महाराष्ट्र भी देखिए हमने दिखा। तो महाराष्ट्र में फूल खिल जाना चुप लगाने के काबिल नहीं है। एक लाइन और मैं इसमें ऐड करती हूँ। हो मैंने बोला कि ईवीएम हटा लो, पहले मुस्काए फिर हंस के बोले। हो मैंने बोला कि ईवीएम हटा लो, पहले मुस्काए फिर हंस के बोले। ओ मेरी गवर्नमेंट इसी से बनी है, मैं हटाने के काबिल नहीं हूँ। मेरी कुर्सी इसी पे टिकी है, डगमगाने के काबिल नहीं हूँ। बेहद खूब। नई सरकार से लेकर ईवीएम या चुनाव आयोग, सब पर सवाल दाग दिया आपने। ईवीएम को लेकर आपके एक इंटरव्यू में मैंने सुना कि आप उस पर डाउट करती हैं, आपको विश्वास नहीं है। हाँ। ईवीएम और चुनाव आयोग की भूमिका आप कैसे देख रही हैं, जो हाल ही में चुनाव हुए, लोकसभा या विधानसभा? देखिए, चुनाव आयोग का कुछ अपना ये रहता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ संविधान के खिलाफ है, लेकिन ये लोकसभा में मैंने फॉलो होते देखा नहीं। मोदी जी का बड़ा बड़ा सा पोस्टर और बैनर लगा होता था, आस्था के नाम पे वोट दें, धर्म के नाम पे वोट दें। तो चुनाव आयोग को तो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी कि भैया ये क्या कर रहे हो, तुम धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हो, आस्था के नाम पे वोट मांग रहे हो, काम के नाम पे वोट मांग लो ना। 2014 में आए थे ना ये कह करके कि 2 करोड़ नौकरियां दे दूंगा, बेरोजगारी हटा दूंगा, महंगाई हटा दूंगा, 15 लाख खाते में आ जाएंगे। तो उसके नाम पे तो आपने वोट मांगा नहीं। जब चुनाव आया तो गंगा मैया को मैंने साफ किया है, वोट दे दो। तो चुनाव आयोग को इस पे जो है सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, जिनकी भूमिका मुझे बहुत समझ में आई नहीं। और मैं महिला आयोग की भी बात करना चाहूँगी। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, कंगना रनौत की जिस दिन ट्रोलिंग हो रही थी, आपका नाम क्या है? नफीसा जी, नफीसा जी। हाँ, तो उस दिन मेरी भी ट्रोलिंग हो रही थी। मियाँ खलीफा मेरे को बोल रहे थे लोग। हाँ, क्योंकि मेरा चश्मा उस लड़की के चश्मे से मैच करता है शायद, ये मुझे नहीं पता। तो ये मियाँ खलीफा है। और आजकल तो एक मेरा एडिटेड फ़ोटो भी एक किसी पोर्न एक्टर के साथ चिपका दिया है। तो मेरी जब ट्रोलिंग हो रही थी कंगना रनौत के बारे में, पूरे देश को खबर थी कि भैया नहीं ठीक है, बड़ा गलत हो गया। चाहे वो महिला विकास मंत्री उस टाइम हुआ करती थी स्मृति ईरानी जी, मैंने उनको कितना टैग करके ट्विटर पे बहुत सारा ट्वीट लिखा कि मैडम हमारी भी खबर ले लो। तो मतलब भाजपा में हम नहीं जुड़े हैं, भाजपा से नहीं जुड़े हैं, तो इस देश में हम दोयम दर्जे के नागरिक हैं क्या? या मेरी बात कोई सुनी जाए उसके लिए मेरा भाजपा में शामिल होना जरूरी है क्या? कंगना रनौत कल इस देश की बेटी है, नेहा सिंह राठौर देश की बेटी नहीं है। तो बड़ा मनमानी किया इन लोगों ने। और अभी ये जो हुआ है उपचुनाव उत्तर प्रदेश में, कोई मुस्लिम महिला थी, उसके ऊपर तो पिस्टल विस्टल भी तान दे रहे हैं लोग कि कहाँ जा रही हो वोट देने। चुनाव आयोग काहे नहीं सुध बुध ले रहा है भैया, कहाँ खोए बैठे हो? तो बतौर लोक गायिका, बतौर एक जागरूक नागरिक, मुझे लगता है कि ये बात कहनी चाहिए। ये क्या हो रहा है, ये गलत हो रहा है। जी, आपने जिक्र किया यूपी के बाय पॉल इलेक्शन को लेकर, जिसमें हमने देखा कि महिला को कैसे पिस्तौल तांग दी गई और रोका गया कि वो वोट डालने ना जा सके। आपने ट्वीट भी किया, आपने लिखा कि क्या देश के अंदर अब ऐसे चुनाव होगा? मंशा क्या है, क्यों वोटर्स को रोका जा रहा है, उसमें खासकर मुस्लिम समुदाय पर ही पाबंदी की? भाई साहब, मुस्लिमों के लिए तो ये सरकार जो है एकदम काल बन करके आई है। और ये मैं लगातार ट्वीट भी करते रह रही हूँ कि वो सरकार या वो सभी लोग, चाहे वो फिल्मकार हो, चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, वो सब के सब देशद्रोही हैं जो हिंदू और मुसलमान को लड़वा करके अपना वोट जो है बटोरने का काम कर रहे हैं। अच्छा, एक घर है, जैसे मान लीजिए हम और आप हैं, हम दो है ना, आप मुसलमान हैं, मैं हिंदू हूँ, 2 भाई बहन है टाइप, आप ऐसे समझिए। और कोई आता है और ये कहता है कि तुम ऐसे नहीं हो, तुम वैसे हो, उसको उसके खिलाफ भड़काओ, उसको उसके खिलाफ भड़काओ। तो जो थर्ड पार्टी ऐसा कर रहा है ना, वो हमारा हितैषी नहीं है, वो हमारा दुश्मन है। तो ऐसा करने वाले मैंने ट्वीट भी लिखा था कि ऐसा करने वाले सारे लोग देशद्रोही हैं। कवि हो, गायक हो, लेखक हो, फिल्मकार, साहित्यकार, जो भी लोग हैं, चाहे मीडिया के लोग हों, हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाले लोग, 2 भाइयों को आपस में लड़ाने वाले लोग देशद्रोही हैं और इनको सज़ा मिलनी चाहिए। खैर, आए दिन मेरा नाम नेहा खान बताया जाता है। ये बताया जाता है कि ये जो लड़की है वो बड़ा मुसलमानों का साथ देती रहती है, ये नेहा खान है। ये मेरे बारे में लोग बताते रहते हैं। मैं ट्रोलर्स पर आऊँगी। नेहा जी, हम इधर थोड़ा सा आकर बातचीत करते हैं। आपने जब ऐसी तस्वीरों को लेकर
ट्वीट किया। ऐसी तस्वीरों के जरिए आप क्या समझ पा रहे हैं कि लोकतंत्र और देश के लिए कितना हानिकारक है, कितना घातक है? नहीं, बहुत हानिकारक है और बहुत घातक है। मैं आए दिन कहती रहती हूँ। अच्छा, मोदी जी अपने भाषणों में मंगलसूत्र, मुजरा, मुसलमान, मछली, मटन, इससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं और फिर बाद में कहते हैं हम लोकतांत्रिक हैं, हम बहुत जो है देश में लोकतांत्रिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आप इतने ही लोकतांत्रिक हैं, आप इतने ही संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, तो आप बताइए ना, एक मामूली सी लड़की हूँ महाराज, मैं तो कोई बहुत बड़ा कद भी नहीं रखती हूँ, एक मामूली सी लड़की हूँ जो खुद से ये जिम्मेदारी ली हुई है कि मुझे गीत गाना है और अपलोड करना है, सरकार से सवाल पूछना है। इस लड़की को तो आप लोगों ने बख्शा नहीं। मेरे पति, अच्छा ये नौकरी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, मेरे पति को इन्होंने बेरोजगार किया। हमने देखा। हाँ, आपने देखा होगा, मेरे ऊपर फर्जी एफआईआर करके रखा है इन लोगों ने। आपको यकीन नहीं होगा, मेरे खिलाफ अवैध एफआईआर हरियाणा में है, क्या एक जगह है बलिया में है, एमपी में 3-4 एफआईआर हैं, यूपी में एफआईआर है। कोई मतलब नहीं, कोई सेंस, एकदम नॉनसेंस, लेकिन एफआईआर हो रखा है मेरे। हाँ, और मेरे कमेंट सेक्शन में ये लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। अभी बीएचयू में जो आरोपी थे, गैंगरेप किया था, वो लड़की बेचारी छुट्टी लेकर के घर चली गई और ये जो है आज़ाद घूम रहे हैं। ये इनका न बेटी तो न बच पाई न पढ़ पाई, पढ़ने आई थी, गैंगरेप हुआ उसका, छुट्टी लेके घर चली गई, न बेटी बची न बेटी पढ़ी और बलात्कार करने वाले आज़ाद हो गए। जब आज़ाद हो गए, उनकी जमानत हो गई, वो घूम रहे हैं। तो ये इनका तो शक्ति स्वरूपा और नारी शक्ति की बात करते हैं। मैं नारी नहीं हूँ, मैं भी हूँ शक्ति स्वरूपा। मेरे लिए आपने क्या किया? आप समझ रहे हो इस चीज़ को? मेरे को तो भद्दी भद्दी गालियाँ दिलवाते रहते हो, खाली गालियाँ चेहरे को लेकर के, बहुत गंदी गंदी गालियाँ। तो सोशल मीडिया रूपी चौराहे पे आप दुपट्टा खींचने का काम कर रहे हो और आप यही कर रहे हो। आप कभी मेरा कमेंट सेक्शन देख लेना। जी हाँ, बाप रे बाप, ऐसा लगता है जैसे स्ट्रेस हो जाएगा ये सब सुन करके। पर थैंक गॉड मेरा पति बड़ा अच्छा हो, कभी मुझसे ये सब सवाल नहीं करता है कि ये सब एक मैंने बताया ना, एक किसी पोर्न एक्टर के साथ मेरी फ़ोटो चिपका दी है। वो घर में बड़े लोग समझदार हैं, मेरे को समझते हैं कि एआई का ज़माना है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो आप लोग तो मुझे हतोत्साहित करने के लिए इस हद तक उतर आए हो, तो ये बड़ी आप लोकतांत्रिक हो भाई, मानना पड़ेगा। नेहा सिंह राठौर जो एक मामूली सी लड़की हैं, लोक गायिका हैं, सरकार उनके गीतों से इतना डर क्यों जाती है, असहज क्यों हो जाती है, चाहे वो यूपी में काबा हो या फिर कोई और सवाल आप दाग लेती है तब? हाँ, उनको शायद ये लगता होगा कि कहीं उनका वोट न गड़बड़ा जाए। ऐसे उनको कोई चिंता नहीं होती है, मैं सच बताऊँ, मैं गाती रहूँ गाना, उनको कोई फ़र्क नहीं। जब उनको ये लगेगा कि वोट थोड़ा इधर का उधर हो सकता है, तभी उनको ये सब करने का मन करता है कि इनको हतोत्साहित करने का काम, तो वोट का डर लगता होगा। जैसे आप पर भी एफआईआर हुई, आपके हस्बैंड की नौकरी चली गई और काफ़ी ट्रोलर्स जो हैं आपको ट्रोल करते हैं। ऐसे वक्त में नेहा जी आप क्या सोचती हैं, क्या प्रभाव आपकी निजी ज़िंदगी पर पड़ता है? देखिए, सच बात यही है कि हूँ तो इंसान ही, गुस्सा भी आता है जब ऐसी चीज़ें होती हैं, लगता है कि मैंने क्या किया है। लेकिन सच बात यह है कि अब इतना ज़्यादा इन लोगों ने अति कर दिया है मेरे साथ कि मैंने अब इन चीज़ों को चुनौती की तरह ले लिया है। अब बहुत ढीठ बन गई हूँ, अब आओ लड़ेंगे। पहले क्या होता था कि मैं रोने लग जाती थी, ऐसे कैमरे के सामने तो कभी भी नहीं, लेकिन ऑफ कैमरा या घर में, कह रहे हिमांशु लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन अभी मुझे लगता है कि रोने का समय नहीं है, बहुत स्ट्रांग बनने का समय है। और मुझे लगता है कि इन आलोचकों ने और इन भद्दे जो ट्रोल करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने मुझे बहुत ढीठ बना दिया है। अभी मैं इन लोगों को बहुत सीरियसली नहीं लेती हूँ, बहुत लाइटली लेती हूँ। गंदे गंदे कमेंट करने वाले लोग, करो, हम अपना काम करेंगे। और जवाब भी बखूबी देती हैं। हाँ, जवाब भी देंगे आपको। क्यों? क्योंकि भैया भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये संविधान से चलता है। फलाने बाबू की, फलाने साहब की चौकीदारी यहाँ काम नहीं करेगी, उनको भी आना पड़ेगा, संविधान की बात माननी पड़ेगी। तो संविधान ने मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है, गाना गाने की आज़ादी दी है, बोलने की आज़ादी दी है, अपनी बात रखने की आज़ादी दी है। आप रोक नहीं सकते हैं फर्जी एफआईआर करके और मुझे गंदी भद्दी गालियाँ दिलवा कर। मतलब नेहा सिंह राठौर डरने वाली नहीं है। नेहा जी इधर आइएगा, आप यूपी में काबा से खूब फेमस हुई हैं। मैं चाहती हूँ पहले मेरे दर्शकों को वही आप थोड़ा सा गुनगुना दें। काबा यूपी से लेकर महाराष्ट्र और दिल्ली में। ठीक ठीक ठीक। अरे खत्म रोजगार बा, बाबा के सरकार बा, हाथ रस के निर्णय जो हथ लड़की के परिवार बा। काबा यूपी में काबा, अरे मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। काबा
यूपी में काबा, कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले, टिकठिया कफन नोचत कुकुर बिलार बा। ए बाबा काबा, यूपी में काबा, अरे राम राज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा, गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खाकी बा। अरे काबा, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। और ये खूब चला, काबा खूब गुनगुनाया गया और हर इलेक्शन में पूछा जाता है कि काबा कितने असल मुद्दे जो जनता के उठाए जा रहे हैं। नेहा जी आगे बढ़ते हैं, आपने एक ट्वीट में लिखा कि हिंदू धर्म खतरे में है और खतरा भाजपा से। भाजपा तो हिंदुत्व एजेंडा लेकर चलती है, यात्राएं निकाली जा रही हैं केंद्रीय मंत्रियों की ओर से। बिल्कुल हिंदू धर्म को खतरा है और हिंदू धर्म को खतरा बीजेपी से है। अगर बीजेपी हिंदुओं की इतनी ही बड़ी हितैषी होती तो सबसे पहले उनके हाथों हाथ रोजगार देती, सबसे पहला ये काम करती, उनके हाथ में झंडा नहीं थमाती और दंगा भड़काने जैसी चीज़ें नहीं अपने भाषणों में बोलती। तो हिंदुओं को खतरा है बीजेपी से। जितने भी हिंदू हैं उनको संभलना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कि उनका असल हितैषी कौन है और दुश्मन कौन है। बीजेपी को खतरा है, सॉरी हिंदुओं को खतरा है बीजेपी से। हाँ, लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ठीक कह रही है, बटेंगे तो कटेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही है, हम और आप एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे, ये जाने रहिए। मैं तो कह रही थी हिंदू मुसलमान एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कोई आएगा उन्हें जो है मूर्ख बना ले जाएगा। आपका और हमारा एक रहना बड़ा जरूरी है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हिंदू मुसलमान एक रहिएगा, बटिएगा नहीं। हाँ, ये मैं क्या कह रही हूँ। बाबा बागेश्वर इन दिनों खूब चर्चाओं में यात्रा निकाल रहे हैं सनातन धर्म को लेकर। और कह रहे हैं कि अभी तो मात्र 20% है, तब पत्थरबाज करते हैं जो विशेष धर्म को लेकर टारगेट कर रहे हैं। अगर ये 50% हो गए तो बेटियों को उठा ले जाएंगे हिंदू की। हाँ, मैं तो देखती रहती हूँ, इन बाबाओं का बड़ा अमृत काल चल रहा है, बस इतना समझिए। ये जो ये वक्त है, इन लोगों का वक्त चल रहा है, बस इतना जान लीजिए। अभी एक और लड़का है, वो क्या नाम है, वो हनुमान जी बन के सीताराम मैं कहता हूँ, अभिनव अरोड़ा कोई है। क्या नाटक चल रहा है धर्म के नाम पे, बाप रे बाप। इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। ये जो है हमारे धर्म का और हमारे इमोशन का मजाक बना दिया है। सीताराम नाच रहा है वो लड़का, वो पूरा बन गया है, यहाँ पे सब लगा करके हनुमान जी बना हुआ है। उसको चाहिए कायदे से कि, या उसके मम्मी पापा को भी कि जाओ बच्चा 2-4 अक्षर पढ़ लो, ABCD पढ़ लो, थोड़ा बहुत बड़े होकर संविधान भी जान लेना। ये जो धर्म का एक धंधा चल रहा है, हम क्या कर सकते हैं महाराज, कुछ नहीं। हमने तो उस पर ट्वीट भी लिखा था कि ऐसा है, वो जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, आप ही उतर जाइए ना सड़क पे और अपने बच्चों को उतार दीजिए ना। कितने नेता हैं जो कहते हैं कि हिंदुओं को सड़क पे उतर जाना चाहिए, मोर्चा खोल देना चाहिए, नहीं तो उनकी बेटियां छीन ले जाएंगे और ये कर ले जाएंगे। तो उन नेताओं के बच्चे क्यों नहीं आ जाते हैं सड़क पे? तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, महंगे महंगे ब्रांड का कपड़ा यूज़ करते हैं, जूता पहनते हैं और बढ़िया पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं बड़े बड़े स्कूलों में। नेहा जी, लेकिन मोदी जी तो कहते हैं अमृतकाल देश का आ चुका है, अच्छे दिन आ चुके हैं देश के अंदर। बहुत अच्छे दिन आ गए हैं। मुसलमानों को वोट देने से रोका जा रहा है, प्रशासन जो है पिस्टल कपार पे तान दे रही है, तो अच्छे दिन तो आ ही गए हैं। मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में 2 बेटियों की नग्न तस्वीर जो है, एकदम एक नंगी परेड निकाली गई। अच्छे दिन तो आ गए हैं। संभल का जो कांड हुआ, अब देखिए जमीन के नीचे चाइना का मैं न्यूज़ पढ़ रही थी, चाइना जमीन के नीचे आपको पता है सोना ढूंढ रहा है, और हम पता है क्या ढूंढ रहे हैं, हम मंदिर ढूंढ रहे हैं कि मंदिर जमीन के नीचे जो है शिवलिंग है, जमीन के नीचे जो है ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये अंतर है। खैर, ये अंतर नहीं, अच्छा दिन है, आप इसको अच्छा दिन की तरह कंसिडर कर सकती हैं। और देश हित में तो इतना हम सबको, अब जो मोदी जी कर रहे हैं उसको तो मानना ही पड़ेगा। और मेरे मन में 2-4 चीज़ें अभी आ रही थी अच्छे दिन जैसी। हाँ, अब अभी RO का पेपर लीक हुआ था, प्रयागराज में बच्चे नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, लाठी खा रहे। अभी BPSC का हाल देखिए बिहार में, अभी कल ही की शायद बात है, बच्चे लाठी खाए हैं, प्रशासन लाठियों से तोड़ रही है, बच्चों के पीठ पे लाठी बरसा रही है। तो इससे ज़्यादा और अच्छे दिन क्या होंगे? अच्छे दिन तो आ ही गए हैं, अच्छे दिन हैं। 3-4 मिनट और लेना चाहूँगी आपके, हालांकि आपका बहुत बिजी शेड्यूल है मैम, लेकिन राहुल गांधी को इन दिनों बीजेपी के नेता देशद्रोही और गद्दार बता रहे हैं, आपकी इस पर क्या राय? नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज़ कि मैं किसी भी पार्टी की वकालत नहीं करूँगी। और रही बात राहुल गांधी जी की, तो वो विपक्ष के बड़े नेता हैं।
और मुझे लगता है कि ये सब उनसे पूछिएगा कि उनको ऐसा क्यों कहा जा रहा है, लेकिन ये गलत है। अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मैं किसी भी पार्टी की वकालत नहीं करूँगी और किसी भी पार्टी की जो है वो पक्षपात नहीं करूँगी, लेकिन ऐसा बोलना, वो एक बड़े लीडर हैं, इस तरह के शब्द बोलना, वो गद्दार हैं तो वो ये हैं, ये सब गलत बात है, ये नहीं बोला जाना चाहिए। लोकतंत्र को हमेशा शर्मिंदा करते इस तरीके के आरोप भी लग जाते हैं राहुल गांधी पर। अरे मैं क्या बोलूँ, अब राहुल गांधी से ये सवाल पूछिएगा कि वो इस पे क्या कहना चाहेंगे। बाकी तो मैं तब बोलती जब कभी वो सत्ता में आए होते और उनके कुछ काम ऐसे होते। अभी वो तो कभी आए ही नहीं है सत्ता में, मैं उनसे क्या ही सवाल करूं। बीजेपी आरोप लगा रही है बार बार, बीजेपी का ये आरोप लगाना कितना सही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर? नहीं, तो मुझे लगता है कि ये ठीक बात नहीं है। हाँ, इनके नेता न जाने कितने वॉशिंग मशीन में आकर के धुल जा रहे हैं। हाँ। आप दिल्ली में यात्रा में भी शामिल हुई, कांग्रेस की न्याय यात्रा जो चल रही है, इससे पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुई थी। क्या वजह, क्यों यात्रा में शामिल होने? कोई वजह नहीं थी और बड़ा ही सुंदर वजह था। अब बताइए आप, मैं न्याय यात्रा में ना शामिल हूँ तो क्या अन्याय यात्रा में शामिल हूँ? ये तो कितनी अच्छी बात है कि मैं न्याय यात्रा में शामिल हुई हूँ। और अभी रही न्याय यात्रा की बात, तो देवेंद्र यादव जी ने मुझे पूरे सम्मान के साथ बुलाया। मैं तो कहती हूँ बीजेपी वाले मुझे बुलाएं, मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। मैं वहाँ भी बेरोजगारी के गीत गाना चाहती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं कांग्रेस के मंच से गाना चाहती हूँ, मैं बीजेपी के मंच से गाना चाहती हूँ। अगर आपकी किसी से पहचान हो तो कहिएगा, नेहा सिंह राठौर कह रही थी कि बीजेपी का यात्रा तो सनातन धर्म को लेकर निकल रही है, एकजुटता, हिंदू एकजुट हो जाइए, अब तो ये कहा जा रहा है, तो आप एक नहीं होंगी क्या? नहीं, मुझे खुद पे बहुत भरोसा है और हम एक हैं। अच्छा, कल एक मेरे को कोई कमेंट कर रहा था हिंदू समाज करके कि हम लोग जाहिल हैं, हम गद्दार हैं। वो मेरे को गद्दार बोल रहा था। मैंने कहा ये भाई, तू हिंदू है तो तुझे पेज बनाना क्यों पड़ रहा है, 4 जगह बताना क्यों पड़? मैं हिंदू हूँ, मैं अरे हूँ तो हूँ, भगवान ने बनाया है, हम ऐसे हैं तो हैं। और हिंदू मुसलमान, जात धर्म, बाभन ठाकुर भूमिहार, ये सब संयोग का मसला है। कोई बड़ी बात नहीं कि आप हिंदू होती हैं मैं मुसलमान होती, क्या दिक्कत है? ये हमारे वश में तो है नहीं। आपके वश में है कहीं कोई बीपीएससी या यूपीएससी का एग्जाम करके ना आप तो मुसलमान बनी होंगी और ना मैं कोई बहुत बड़का एग्जाम क्लियर करके हिंदू बनी हूँ। लेकिन ये है ना कि मैम, जब हिंदू पूरी सरकार है, मंत्री हिंदू, सांसद हिंदू, प्रधानमंत्री मोदी जी हिंदू, बावजूद इसके हिंदू बचाने को लेकर प्रयास किया जा रहा है, यात्रा निकालने। एग्जैक्टली, आप जैसे मुझे कहा। अच्छा, एक बात लोग बोलते हैं कि मुसलमानों से बड़ा खतरा है। अच्छा, मेरी एक दोस्त है, मैं एकदम सच बात बताऊँ, फरीदा बानो उसका नाम है। मैंने उसके घर 9th 10th में मेरी दोस्त थी, हमेशा से सेवई जा कर के खाई है, कभी मुझे उसे खतरा महसूस नहीं हुआ। अभी मैं कल कोलकाता जा रही हूँ, मुझे एक जने ने बुलाया है, वहाँ पे कोई मुशायरा है, वो कोई मुस्लिम है। अभी मैं समस्तीपुर गई थी, उनका नाम कोई फैज़ी है, मुस्लिम है। अभी मैं गई थी दरभंगा, उनका नाम इरशाद है, उन्होंने मुझे बुलाया पूरे सम्मान के साथ। भाई, मुझे कभी कोई लाठी लेके नहीं दौड़ाया, बड़े सम्मान के साथ बुलाया। मुझे कभी मुसलमानों से कोई खतरा मुझे नहीं महसूस हुआ। पता नहीं कहाँ है लोग जिनको खतरा महसूस हो रहा है, मुझे नहीं महसूस हुआ। और रही बात एक और चीज़, लोग हमसे सवाल पूछते रहते, बताओ बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे, तुम नहीं बोल रही। मैं कहती हूँ कि तो इसका संज्ञान तो मोदी जी को लेना चाहिए, मोदी जी अथॉरिटी रखते हैं। अरे भाई, जो अपने देश के आदमियों को लड़ा रहा है, जो अपने देश को नहीं बख्शा, उसको ये मालूम है बांग्लादेश में हिंदू मारे जाएंगे तो उसका वोट बैंक मजबूत होगा, वो उन्हें नहीं जाएगा बचाने। तो ये बात है, राजनीति वोट बैंक की हो रही है, सारी राजनीति। और मैंने तो एक ट्वीट भी लिखा था कि सरकार जो है वो मस्जिद नहीं वो मंदिर नहीं ढूंढ रही है ज़मीन के नीचे, वो अपना वोट ढूंढ रही है। और यही मौजूदा देखा जा रहा है। मैं सिर्फ आखिरी सवाल ले रही हूँ जो बेहद ज़रूरी है नेहा जी। ये कहा जाता रहा है शुरू से कि राजनीति का एक धर्म होता है, लेकिन मौजूदा समय में क्या ये लाइन बदल चुकी है, धर्म की राजनीति में परिवर्तित हो चुकी है? हाँ बिल्कुल, आप देख ही रही हैं, धर्म जो है राजनीति पे ज़्यादा हावी है। असल जो मुद्दे हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, या फिर महिलाओं के सम्मान की लोग बात करते हैं। अब अभी जो BHU में हुआ है, गैंग रेप के आरोपियों को रिहा कर दिया गया है, तो मैं सोचती हूँ कि भाई ये क्या चल रहा है, इनकी ही बातों में इतना विरोधाभास है। ये लोग महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं,
और एक से बढ़ के एक बलात्कारी इनके पार्टी में जाकर के शामिल हो जाते हैं, एक से बढ़ के एक भ्रष्टाचारी वॉशिंग मशीन में जाकर के कल की अवतारी हैं ही उन्हें बेदाग करने के लिए, वो बेदाग कर देते। वाले समय में ये भी पूछेंगे कि बीजेपी में काबा। मुझे जो पूछना होगा समय समय पर जो ज़रूरत लगेगी मैं पूछ ही लूँगी। बाकी फ़िलहाल तो स्थिति और माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ख़राब है। हाँ, आए दिन हर सुबह उठने के बाद न्यूज़पेपर ये हो गया, उठते उठते ही स्ट्रेस यहाँ पे हो जाता है। हाँ, तो माहौल बहुत ख़राब कर दिया इन लोगों ने अभी। ठीक है, धन्यवाद हमें समय देने के लिए और नेहा जी बताने के लिए कि राजनीति में काबा मौजूदा समय की सियासत से लेकर चाहे चुनावों का रिजल्ट रहा हो या फिर कह दीजिएगा कि ज्वलंत मुद्दों को लेकर अपनी राय बाखूबी रखी, बुलंद आवाज के लिए जानी पहचानी जाती है। और नेहा जी ने एक बार फिर पूछ लिया है कि आखिर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने में काबा, क्या वोट बैंक तो नहीं छुपा हुआ? ये ट्राई कर रही थी मैं भी कुछ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ये रिपोर्ट स्टोरी कैसी लगी हो हमें ज़रूर बताइएगा। नेहा जी का ये इंटरव्यू आपको अगर पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय ज़रूर छोड़ेगा। फिलहाल दीजिए याद। you